हेलो दोस्तों, पीसीएसबी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग पॉलिटी शुरू कर रहे हैं, जिसको हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। देखिए, एमसीक्यू के माध्यम से अगर हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो क्वेश्चन फ्रेमिंग का एक आइडिया होगा दिमाग में, और दूसरा क्वेश्चन के माध्यम से फैक्ट को आसान होगा याद करने में, जिससे साथ साथ आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। ये पॉलिटी सीरीज का ये पहला वीडियो है जिसमें हम लोग मूल अधिकार को देखेंगे। ऐसे ही एक टॉपिक एक वीडियो के माध्यम से पूरे सिलेबस को हम लोग पॉलिटी के कवर करेंगे, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में आता हो। सारे क्वेश्चन यहाँ पे जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होगा वो यूपीएससी से लेके वनडे एग्ज़ाम तक का, इसमें हर टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्टिकल 13 के अंतर्गत संविधान के विरुद्ध किसी भी कानून की स्थिति क्या होती है? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एनी लॉ दैट इज द अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 13? असंशोधित, निरस्त, निलंबित या वैध? अनअमेंडमेंट, रिपेल्ड, सस्पेंड या वैलिड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निरस्त। देखिए, आर्टिकल 13 में सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का पावर दिया गया है, न्यायिक समीक्षा का। इसका मतलब ये है कि संविधान के बनने के पहले की जो विधि है और संविधान के बनने के बाद की जो विधि है, तो उनमें से कोई भी ऐसी विधि जो भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है या उनका उल्लंघन करती है, तो उल्लंघन की मात्रा तक उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा या निरस्त कर दिया जाएगा। यानी किसी भी कानून के वैधता की जांच सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से करता है। इसमें ध्यान देने वाली एक बात है कि जब भी जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा किसी भी कानून का, तो जो भी कानून का जो भी पार्ट फंडामेंटल राइट्स को या संविधान के अगेंस्ट होगा, तो उल्लंघन करने वाले पार्ट को ही केवल सेपरेट किया जाएगा, अलग किया जाएगा या उसे निरस्त किया जाएगा, ना कि पूरे कानून को। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सिविलिटी, यानी जो पार्ट वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को, केवल उसी को ही काट के अलग कर देना, टू द सेपरेट, यानी निकाल देना उसे। बाकी कानून का जो भाग है वो एज इट इज़ बना रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को दर्शाते हैं? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27। Which of the following rights reflect the concept of a secular state? आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी। देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा, वो धार्मिक मामलों में तटस्थ रहेगा और किसी भी धर्म के प्रति कोई भेदभाव या पक्षपात नहीं करेगा। धर्मनिरपेक्षता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसके साथ ही दो शब्द और, समाजवादी और अखंडता, ये दो शब्द भी जोड़े गए प्रेमबल में। भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि अंतःकरण की और धर्म को आबाद मानने, उसे आचरण और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी। वहीं आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए स्वतंत्रता होगी। कोई भी आप धार्मिक कार्य कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं, परंतु ये स्वतंत्रता लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और स्वास्थ्य को ध्यान में रख के होगा। इसका मतलब है कि ऐसी स्वतंत्रता तभी तक है जब तक लोक व्यवस्था भंग ना हो, पब्लिक ऑर्डर। अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी विशिष्ट धर्म के अभिवृद्धि के लिए कोई किसी व्यक्ति विशेष पे को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस तरह ये तीनों अनुच्छेद धर्म निरपेक्ष राज्य की अवधारणा को दर्शाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है,
नेशनल सिक्योरिटी एक्ट किस अनुच्छेद के तहत वैध माना जाता है? अंडर विच आर्टिकल इज द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कंसिडर्ड वैलिड? आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आर्टिकल 22 सब क्लॉज 3 में प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध कानून की बात की गई है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एक निवारक निरोध कानून के अंतर्गत आता है, इसलिए ये आर्टिकल 22 के तहत वैध है, वैलिड है। निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि किसी अपराध को करने से पहले ही उसे गिरफ्तार कर लेना। इस तरह इसका राइट आंसर सी है, आर्टिकल 22। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद निवारक निरोध से संबंधित है? विच आर्टिकल डील विथ प्रिवेंटिव डिटेंशन? देखिए अभी पहले बताया था कि निवारक निरोध जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो आर्टिकल 22 के अंतर्गत है। इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 20 कौन से 3 संरक्षण दिए गए हैं? अनुच्छेद 20 में कौन से 3 संरक्षण दिए गए हैं? प्रतिगामी कानूनों से सुरक्षा, द्वितीय दंड से सुरक्षा, आत्म अभियोग से सुरक्षा। What 3 protections are provided in Article 20? Protection from regressive law, protection from secondary punishment और प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए प्रतिगामी कानूनों से सुरक्षा, इसका मतलब है कि ऐसा कानून जो अपराध करते समय या कोई कृत्य करते समय मौजूद नहीं था। जैसे मान लीजिए आपने कोई कृत्य किया, कोई एक्ट किया और उस समय वो कानून के दायरे में नहीं था या वो अपराध के श्रेणी में नहीं था और बाद में उसे अपराध की श्रेणी में या उसे कानून के तहत अपराध बना दिया गया, तो उस समय चूंकि ये लॉ मौजूद नहीं था, कानून मौजूद नहीं था, इसलिए फिर अब उसके आधार पे कि आपने पीछे ये कृत्य किया है, फिर बाद में ये कानून बनता है तो उसके आधार पर आपको दंडित नहीं किया जाएगा। द्वितीय दंड से सुरक्षा का मतलब है कि एक ही अपराध के लिए आपको एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती। आत्म अभियोग से सुरक्षा का मतलब है कि आपको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीनों सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस किस अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन बी यानी आर्टिकल 20 का संबंध अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण यानी प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। चलिए अगला क्वेश्चन है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 18। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में जो समानता की बात की गई है वो आर्टिकल 16 में है। यानी सरकारी नौकरियों में धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान इन सब के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाएगा, सबको समान अवसर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिकार नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड अ फॉरेनर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी विधि के समक्ष समता। ये सारे ये व्यक्तियों को प्राप्त है, उसमें नागरिक हो या विदेशी हो। बाकी आर्टिकल 19, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 ये केवल नागरिकों को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद में है? द राइट टू एजुकेशन इज कंटेन इन विच आर्टिकल? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 21A। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002
2002 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19(2) किन प्रतिबंधों को अनुमति देता है? सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, राज्य की सुरक्षा। What restriction does Article 19(2) allow? Public order, morality, security of the state. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीनों। देखिए आर्टिकल 19 वाक स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों को संरक्षित करता है, जिसके सब क्लास 1 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, उनको इन प्रतिबंधों के अधीन रखा गया है। यानी कि सार्वजनिक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा, नैतिकता के अधीन है ये स्वतंत्रताएं। अगर सार्वजनिक व्यवस्था या राज्य की सुरक्षा को खतरा पहुंचता है तो इन पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यानी युक्ति प्रतिबंध बोला गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वाक्यांश क्रमशः कहाँ से लिया गया है? वेयर आर द फ्रेजेज इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टेकन फ्रॉम रिस्पेक्टिवली? ब्रिटेन और अमेरिका से, अमेरिका और फ्रांस से, फ्रांस और रूस से, जापान और ब्रिटेन से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए इक्वलिटी बिफोर लॉ ये ब्रिटेन से लिया गया शब्द है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी कानूनों का समान संरक्षण ये अमेरिका से लिया गया है। वहीं विधि का शासन शब्द ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन ये एविडाइसी का दिया गया है। वहीं प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान का शब्द है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से लिया गया है, ये जापान का शब्द है। इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से अनुच्छेद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंतर्गत आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स फॉल अंडर द फ्रीडम ऑफ रिलीजन? अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 ये चारों वर्ड यानी 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मामले में अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार का दायरा बढ़ाया गया? मेनका गांधी मामला, गोलकनाथ मामला, सुभाष कुमार मामला। यानी एक और ए और सी दोनों। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस वाज द स्कोप ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 एक्सपेंडेड? मेनका गांधी केस, गोलकनाथ केस, सुभाष कुमार केस आर बोथ ए एंड सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए सुभाष कुमार मामला ये 1991 का है। इसमें जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा के आनंद का अधिकार भी शामिल किया गया। वहीं मेनका गांधी मामला 1978 का है, जिसमें विदेश यात्रा का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया। इस तरह अनुच्छेद 21 के दायरे को जीवन के अधिकार के दायरे में बढ़ाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, संविधान की मूल संरचना बदली नहीं जा सकती। What did the Supreme Court say Keswanand Bharti versus State of Kerala 1973? Parliament can amend the constitution. The basic structure of constitution cannot be changed. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों। देखिए केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, इवन फंडामेंटल राइट्स में भी संशोधन कर सकते हैं,
लेकिन ये ध्यान रहे कि संविधान की मूल संरचना जो है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको हानि नहीं पहुंचनी चाहिए या उसको कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने का विचार किस अनुच्छेद में है? 14, 44, 15, 25। Which article mention the idea of implementing a uniform civil code in India? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 44। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा संशोधन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर वैधानिक अधिकार बना दिया? 42वां, 43वां, 44वां, 45वां। Which amendment removed the right to property from being a fundamental right and made it a statutory right? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए होगा, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रॉपर्टी का जो फंडामेंटल राइट था उसको फंडामेंटल राइट से निकाल के एक केवल वैधानिक या स्टैट्यूटरी राइट या लीगल राइट बना दिया गया है। चलिए आज यही समाप्त करते हैं। अब इसके आगे का भाग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही करके हम लोग पूरे टॉपिक या पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। चलिए, थैंक यू।